नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह स्टैटिक्स जीके जीएस का छठवां क्लास है और इस क्लास में हम देखते हैं उन क्वेश्चनों को जो विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जिन्हें विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, रेखा मेनन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी एक्ट 1990 के तहत। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 जनवरी साल 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है और इसकी जो पहली अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष या इसकी जो पहली अध्यक्ष बनी थी फर्स्ट, वो थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्तमान समय में इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर होता है ए कि रेखा शर्मा वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जादूगोड़ा की खान किस राज्य में स्थित है? बिहार में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में? तो जादूगोड़ा की खान की अगर बात किया जाए तो जादूगोड़ा की खान जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि किसके लिए फेमस है। तो यह देश का पहला यूरेनियम का खदान है। देश का पहला यूरेनियम खदान है। साथ ही साथ अगर आपसे बात किया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम का खदान कहाँ पे स्थित है, तो भारत में सबसे बड़ा जो यूरेनियम का खदान है वह है तुगाम पल्ले में। तुगाम पल्ले में भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम का खदान है और यह कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। तुगाम पल्ले किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम किस देश में होता है, तो विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम जो होता है वह कजाकिस्तान में होता है। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या 3,77,013 वर्ग किलोमीटर? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि गोवा का जो कुल क्षेत्रफल है वह है आपका 3,0702 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपने पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है आपका राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। तो यह क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान राज्य का है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो सबसे बड़ा राज्य है वह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,82,052 किलोमीटर। तो यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, जिसका क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर तीसरे राज्य की बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल कितना है? तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल है और जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश और इसका जो क्षेत्रफल है, अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो यह यूपी का है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। गोवा के बाद कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम के बाद आपका आता है त्रिपुरा और उसके बाद नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो यहाँ पे गोवा सबसे छोटा है। गोवा से फिर बड़ा कौन सा है? सिक्किम राज्य है। सिक्किम से बड़ा कौन सा है? तो त्रिपुरा है। और उससे बड़ा कौन सा है? नागालैंड है। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1955 से पहले किस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था?
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, या पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भारत का जो अगर आपसे बात किया जाए कि भारत का इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई को कहा जाता था। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका बी, ठीक है, एसबीआई यहाँ पर है, सॉरी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसके कहा जाता था? एसबीआई को कहा जाता था 1955 से पहले। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, यहाँ पर बीओबी लिख देते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, प्लस यहाँ पर अगर बात करें बैंक ऑफ बॉम्बे, प्लस बैंक ऑफ मद्रास, इन सभी को मिलकर 27 जनवरी 1921 को इन सभी को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। साल 1955 में इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और 1955 में इसे राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम क्या दे दिया गया? एसबीआई नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे आगे की बात करें कि एसबीआई का टैगलाइन क्या है, तो एसबीआई का टैगलाइन जो है वह शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर जो है वह मुंबई में स्थित है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी, तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना जो की गई थी साल 1809 में की गई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी, तो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी, तो 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है तो 1900, ये भी याद रखिएगा कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1955 में। और इसके राष्ट्रीयकरण के बाद ही इंपीरियल बैंक का नाम क्या दे दिया गया? एसबीआई दे दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि पूछे गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर आपका होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी मुद्रालय नहीं है, देवास में, मैसूर में, या सलबोनी में, या कोलकाता में। तो यहाँ पे कोलकाता सही आंसर होता है कि कोलकाता में किसी प्रकार का करेंसी मुद्रालय नहीं है, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि भारत में करेंसी मुद्रालय जो कहाँ कहाँ पे है, तो देवास में है। और देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद मैसूर में है, और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। उसके बाद सालबोनी में है, और सालबोनी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर आपका, और उसके साथ साथ आपका अगर आपसे पूछा है नासिक में, और नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। तो यहाँ पर क्या है? भारत का करेंसी मुद्रालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेपर मिल कहाँ पर है, भारत में पेपर मिल कहाँ पर बनाया जाता है, तो पेपर जो मिल है वह होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में पेपर मिल है। और आपसे पूछा जाए कि टकसाल, भारत में टकसाल कहाँ कहाँ पे है, तो भारत में टकसाल जो है वह आपका है मुंबई में। और यह टकसाल की स्थापना मुंबई में कब की गई थी, तो 1830 में। उसके बाद अगला कौन सा? हैदराबाद है। और हैदराबाद में टकसाल की स्थापना कब की गई थी, तो 1930 में। उसके बाद है आपका कोलकाता में, और कोलकाता में टकसाल की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। और नोएडा में है, और नोएडा में टकसाल की स्थापना कब की गई थी, तो नोएडा में 1989 में टकसाल की स्थापना की गई थी। तो ये सारे इसके फैक्ट हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि जनता पार्टी सरकार के किस प्रधानमंत्री ने पंचवर्षीय योजना के पूरे होने से एक साल पहले ही समाप्त कर दिया? लाल कृष्ण आडवाणी ने, मोरारजी देसाई ने, नरेंद्र मोदी ने, या अटल बिहारी वाजपेयी ने? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका कि मोरारजी जो देसाई थे वह जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसके समाप्त होने के एक साल पहले ही इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और उस समय, ठीक है, जो भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के वित्त मंत्री थे आपके हीरू भाई एम पटेल थे। और इन्होंने, ठीक है, 5 वर्ष से मतलब कि 4 ही वर्ष में इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रबलता की इकाई नहीं है, बेल है, फॉन, एम्पियर, या डेसिबल? तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्रबलता की इकाई नहीं है वह है एम्पियर।
ठीक है। एम्पियर किसका है? तो विद्युत का है, ठीक है, विद्युत विभवांतर का है। तो यहाँ पे एम्पियर जो है वह प्रबलता की इकाई नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है वह प्रबलता की इकाई है। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस वो कैसे होती हैं? जो हमारे वायुमंडल में जमा होकर, ठीक है, उष्णता को, गर्मी को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर जलवाष्प भी आपने देखा होगा कि जब बादल वाली रातें होती हो तो अधिक गर्म करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही क्या करती हैं? गर्मी को बढ़ाती हैं। लेकिन ऑक्सीजन आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैसों में नहीं आता है। तो सही आंसर होता है आपका डी। इसके अलावा जो है कि कौन कौन से, तो आपका जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। उसके अलावा CH4 यानी कि मीथेन है, और O3 यानी कि ओजोन। ये सारी की सारी किसमें आती हैं? आपके ग्रीन हाउस गैसों में आती है, लेकिन ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में हर्पीज है, जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो मनुष्य में अगर हर्पीज की बात किया जाए तो हर्पीज जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। तो सही आंसर होता है बी। अब जानते हैं इसके बारे में। तो हर्पीज जो है विषाणु जनित, मतलब हर्पीज जो है मनुष्यों को, त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पीज जो रोग है यह त्वचा को प्रभावित करता है। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चेचक है, खसरा है, एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स है, पोलियो है, डेंगू, रेबीज और इन्फ्लुएंजा। ये सारी की सारी बीमारियां जो होती हैं किससे होती हैं? विषाणु से होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, गाल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या आरबीसी को। तो यहाँ पर कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सेल ऑफ पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आरबीसी एक प्रकार का रक्त है। तो ये भी पूछा जाता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इमो इनु इर्तपा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में, मणिपुर में, सिक्किम में, या असम में। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इमो इनु इर्तपा जो महोत्सव है वह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है बी। इसके अलावा जानते हैं कि मणिपुर में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो मणिपुर में जो उत्सव है उसमें से आपका है सिरुई लीली है, गान गाई है, संगाई है। ये सारे आपके मणिपुर में मनाए जाते हैं। नागालैंड में जो प्रमुख है, जो अक्सर करके चर्चा में रहता है, तो नागालैंड में कौन सा उत्सव है? तो आपका ऑरेंज महोत्सव मनाया जाता है। ऑरेंज महोत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी हैं? मानिक बबियान, या गुलाबी सपेरा, या लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, या मृणालिनी सारा भाई। तो यहाँ पर आपका है कि पूछा है आपसे ओडिसी नृत्य के बारे में। तो ओडिसी नृत्य से जो संबंधित हैं वह है आपका लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, ठीक है। इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है, और ओडिशा एक प्रकार एक शास्त्रीय नृत्य है। और जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान समय में भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होगी? 9। पहले 8 थी, 9वां कौन सा बना है? तो आपका छऊ। छऊ जो है यह शास्त्रीय नृत्य का इसे दर्जा दिया गया है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे होता है? तो वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में, ठीक है। तो ये यहाँ पर होता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पे छऊ में आपका होता है, ठीक है। और यह भारत का जो है 9वां शास्त्रीय नृत्य बना है। आगे की अगर बात करें तो ओडिसी नृत्य से और कौन कौन संबंधित हैं? तो ओडिसी नृत्य से जो है एक तो लक्ष्मी प्रिया महापात्रा है, दूसरे आपके केलुचरण महापात्रा, और एक है आपके रविकांत। यहाँ पे अगर बात करें अगले की तो सत्रिया। सत्रिया जो है असम का है। सत्रिया असम का लोक नृत्य है, और इसे
8वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इससे पहले मतलब छऊ से पहले आठ आपके थे। तो 8वां जो था सत्रिया था, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया से संबंधित कौन कौन से हैं, तो मणिक बरबयान जो है सत्रिया से हैं, और साथ ही साथ परमानंद बरबयान जो है वो भी आपके सत्रिया से हैं। हालांकि दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, आंध्र प्रदेश का, केरल का, राजस्थान का या तमिलनाडु का। तो 13 ताली की अगर बात किया जाए तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है, तो सही आंसर होता है सी। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से फेमस है, तो कालबेलिया है, जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, कालबेलिया नृत्य है राजस्थान का। उसके बाद घुमरा है, जो भील नामक जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि भील जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, राजस्थान में। तो भील जनजाति से घुमरा किया जाता है राजस्थान का। उसके बाद चूरी है, चूरी जो है गुज्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगले की अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख है वह है वीरनाट्यम। वीरनाट्यम जो है वह आंध्र प्रदेश का है। केरल की अगर बात करें तो केरल का जो है थियट्टम है। थियट्टम है, ये यहाँ के आपके लोक नृत्य हैं केरल के ना। ऐसे आपने पता है कि केरल का जो है वह कथकली है और साथ ही साथ मोहिनी अट्टम, ये शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन लोक नृत्यों की बात की तो थियट्टम है और तिरुथिरकली है। तिरुथिरकली है, ये केरल का क्या है, लोक नृत्य है। आगे की अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो कौन कौन सा है, तो ओलियट्टम है, ओलियट्टम। उसके बाद सिलबट्टम है और मथिल अट्टम है, मथिल अट्टम। ये सारे के सारे जो हैं आपके तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एक मरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में या झारखंड में या बिहार में या ओडिशा में। तो एक मरा उत्सव की अगर बात किया जाए तो एक मरा उत्सव जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है, तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का कौन कौन सा प्रसिद्ध है। तो वेस्ट बंगाल का जो है दुर्गा पूजा है, सभी ने पता है दुर्गा पूजा। साथ ही साथ आपका झारखंड की अगर बात किया जाए तो झारखंड में टूसू है और जावा है, प्रमुख उत्सव टूसू और जावा है। बिहार राज्य का प्रमुख उत्सव जो है छठ पूजा है, छठ पूजा है। ठीक है, और उड़ीसा का जैसे मना रहा है कि एक मरा उत्सव है। तो दोस्तों ये थे आज के दिन का, ठीक है, छठा स्टैटिक्स जी के जीएस। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।